सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आईएएस एक सफल रणनीति। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है, आईएएस के तैयारी के तहत आपके समक्ष या यूपीएससी की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के समक्ष जो जो समस्याएं आती हैं, जो जो वो महसूस करता है, जो जो परेशानियां उसके मार्ग में बाधाएं डालती हैं, जैसे वो सोचता है, जैसे वो समझता है, जैसे वो समस्याओं को टैकल करता है, जो जो मार्ग में उसके समस्याएं आती हैं, और कुछ तो समस्याएं ऐसी आती हैं जो उसको तैयारी को कभी न कभी छोड़ने के लिए एक बार सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए आईएएस की परीक्षा में आपका सफल आपको बनाने के लिए, आपकी तैयारी को हर प्रकार से सशक्त करने के लिए मैंने आईएएस एक सफल रणनीति वीडियो श्रृंखला, लेक्चर श्रृंखला प्रारंभ किया है। और मैंने आपको बताया है कि अपने इस आईएएस एक सफल रणनीति लेक्चर श्रृंखला के तहत मैं आपको एक विद्यार्थी के समक्ष आने वाले, एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के समक्ष आने वाले, एक आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के समक्ष आने वाले समस्त समस्याओं को मैं यहां एक वीडियो लेक्चर श्रृंखला में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, और सभी समस्याओं का एक निश्चित हल निकाल के आपको आपके समस्याओं को दूर करने में पूरा सहयोग देने का कार्य अपने इस लेक्चर श्रृंखला के तहत मैं करूंगा। अपने इस लेक्चर श्रृंखला के तहत एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी जिसके पास कोई सहयोग नहीं है, जिसको तैयारी प्रारंभ करना नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा किताब ले, कौन सा सिलेबस ले, कितना देर पढ़े, कितना घंटा पढ़े, कैसे पढ़े, कैसे शुरुआत करें, इन समस्त समस्याओं का हल, इन समस्त समस्याओं का सलूशन मैं अपने इस वीडियो लेक्चर श्रृंखला के तहत लाऊंगा। मैंने बताया था चाहे मुझे 100 लेक्चर श्रृंखला वीडियो बनाना पड़े मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, अगर मेरी इस वीडियो लेक्चर श्रृंखला को लगातार क्रमबद्ध रूप से देख लिया तो उसके समक्ष सारी समस्याएं निश्चित ही समाप्त हो जाएंगी और उसका मार्ग निश्चित ही सफलता की ओर प्रशस्त हो जाएगा। आईएएस एक सफल रणनीति के तहत मैंने जो इस बार आज जो टॉपिक लिया है, पढ़ना कैसे प्रारंभ करें, यानी पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें। यानी आईएएस की तैयारी जब कोई विद्यार्थी करता है तो करने के समय उसको यह समझ नहीं आता है कि पढ़ना प्रारंभ कैसे करें। ठीक है ना? यानी तैयारी की शुरुआत तो हो चुकी है, क्योंकि आपने सिलेबस जान लिया, आपने परीक्षा प्रणाली जान लिया, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया, सब चीज तो आपने कर लिया, लेकिन अब रीडिंग कैसे शुरू करें, पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें। आज जब पढ़ाई की शुरुआत एक बड़ी समस्या है, कई लड़के तो समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर हम कैसे रीडिंग शुरू करें, पढ़ाई शुरू कैसे प्रारंभ करें, और ये सोचने में कि आज शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे या कहां से शुरू करें, महीनों बीत जाता है। बहुत लड़के तो शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, जीवन भर इसी समस्या में फंसे रहते हैं कि शुरुआत करें कहां से, किताब से पढ़ें, कोचिंग से पढ़ें कि नोट बनाकर पढ़ें, ये उनके समक्ष बहुत सारी समस्याएं आती हैं। मैंने अपने इस वीडियो लेक्चर श्रृंखला के तहत जो एक विशेष बात संबंधित किया है, वो उन बातों को मैं उठाने का प्रयत्न अपने इस लेक्चर श्रृंखला के तहत करूंगा, जैसे एक सामान्य विद्यार्थी सोचता है, जैसे एक सामान्य विद्यार्थी समस्या का अनुभव करता है, जैसे एक सामान्य विद्यार्थी के समक्ष बाधाएं आती हैं, जैसे उन बाधाओं से वो जूझता है, और जूझते समय उसके मन में जो जो भावनाएं आती हैं, उन समस्त चीजों को सिविल सेवा परीक्षा के दौरान उसके मन में जो जो भावनाएं आती हैं, अपने 20 साल के अनुभव से मैंने जिन भावनाओं को सिविल सेवा की तैयारी के तहत मैंने जो सीखा है
और अन्य विद्यार्थियों से जानकर मैंने जो समझा है उन समस्त चीजों को मैंने एक वीडियो श्रृंखला में, यहां लेक्चर श्रृंखला में जो जो भावनाएं सबको उतार दिया है। यानी चाहे वो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी हो, चाहे वो तेज से तेज विद्यार्थी हो, चाहे वो मध्यम श्रेणी का विद्यार्थी हो, किसी श्रेणी का विद्यार्थी हो, चाहे वो गरीब हो, गरीब से गरीबतम हो, चाहे वो अमीर से अमीरतम हो, किसी प्रकार का विद्यार्थी हो, सबके लिए इस लेक्चर श्रृंखला में कुछ ना कुछ समाधान जरूर है। मैंने कहा जैसे एक आम विद्यार्थी सोचता है, यूपीएससी में आने वाला वह आम विद्यार्थी जिसके पास तमाम समस्याएं आती हैं, क्रमबद्ध रूप से सब पर मैं विचार करने वाला हूं और सबका एक सलूशन आपके समक्ष मैं जरूर प्रस्तुत करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा यह लेक्चर श्रृंखला आपके लिए या यूपीएससी की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए मील का पत्थर साबित हो। आइए हम लोग शुरू करते हैं, पढ़ना कैसे प्रारंभ करें, यानी तैयारी नहीं, पढ़ाई कैसे प्रारंभ करें, पढ़ाई की शुरुआत कैसे हो। अब जब एक विद्यार्थी पढ़ाई की शुरुआत करने जाता है तो जरा देखिए उसके समक्ष क्या क्या समस्याएं आती हैं। आप बिल्कुल वैसे ही सोचना है हम लोग को यहां पर जैसे एक आम विद्यार्थी सोचता है। जब कोई भी विद्यार्थी नया नया सिविल सेवा की परीक्षा में आता है तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वो परीक्षा की प्रणाली को समझता है, क्या क्या कितने चरणों में होती है, फिर वो सिलेबस डिस्कशन करता है, फिर वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की निर्धारण करता है, ठीक है, फिर वो अध्ययन सामग्री जुटाता है। यहां तक मैंने बता दिया। अब सब कुछ हो गया, हमारे पास अध्ययन सामग्री भी आ गया, हमने सिलेबस भी डिस्कशन कर लिया, हमने ऑप्शनल भी ले लिया। अब हम पढ़ना कैसे प्रारंभ करें। अच्छा, जब पढ़ना प्रारंभ करने के बारे में कोई विद्यार्थी निर्णय करता है तो वो क्या क्या सोचता है, जरा इसको समझिए। देखिए मैंने कहा ना कि जैसे एक आम विद्यार्थी सोचता, मैं बिल्कुल वैसे आपको यहां सुझाऊंगा, क्योंकि यही वो समस्याएं हैं जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के मार्ग में बाधा पैदा करती हैं। आज उन्हीं समस्याओं को अपने इस वीडियो लेक्चर श्रृंखला के तहत मैं पूर्ण रूप से खत्म करने का प्रयत्न करूंगा। अच्छा, अब चलिए, एक विद्यार्थी सोच रहा है पढ़ाई प्रारंभ करें। अब वो पढ़ाई कैसे प्रारंभ करेगा, माने पढ़ना कैसे प्रारंभ करेगा, तैयारी कैसे प्रारंभ करेगा। अब उसके मन में 3 सवाल आएंगे। पढ़ाई प्रारंभ करने के संबंध में एक नया परीक्षार्थी जो सिविल सेवा परीक्षा का है, मैं आम व्यक्ति के बारे में, आम परीक्षार्थी के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और मेरा मानना है कि चाहे वो कितना तेज विद्यार्थी हो, चाहे उसके पास कितने भी संसाधन हो, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो, ये समस्याएं, जिन समस्याओं का मैं यहां डिस्कशन करने वाला हूं, ये सभी विद्यार्थी के समक्ष आने वाला है। तो सबसे पहले जो बच्चा पढ़ाई प्रारंभ करने जा रहा है, जो बच्चा पढ़ाई की शुरुआत करने जा रहा है, उसके समक्ष 3 यक्ष प्रश्न आ जाएंगे। अब वो 3 यक्ष प्रश्न क्या है, जरा देखिए। पहला वो सोचेगा, क्या मैं किताब से पढ़ाई शुरू करूं, मैंने स्व अध्ययन शुरू करूं, स्व अध्ययन, स्वाध्याय जिसको बोलते हैं, किताब उठाऊं, चाहे वो एनसीईआरटी की किताब हो, चाहे कोई रिनाउंड बुक हो, उसको उठाऊं और पढ़ता चला जाऊं। पहले तो पढ़ाई का तरीका उसके मन में यह आएगा। दूसरा, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके मन में यह बात आएगी कि कई लड़कों को ऐसा समस्या आता है जिनको लगता है कि मैं अगर डायरेक्ट पढ़ रहा हूं तो हमको याद ही नहीं हो रहा, समझ ही नहीं हो रहा, तो लिख कर पढ़ना चाहते हैं। तो दूसरा जो बच्चे के समक्ष प्रश्न उठेगा उसके मन में कि क्यों ना मैं पहले नोट्स बना लूं और तब उस नोट्स को पढ़ूं। तो एक तरीका तो हो गया कि सीधे आपने किताब उठाया और आप पढ़ना प्रारंभ कर दिए। दूसरा तरीका यह हुआ कि आपने पहले नोट्स बना लिया कई किताबों को मिलाकर, फिर आप उस नोट्स को पढ़ रहे हैं। और चूंकि नोट्स को बनाते समय बहुत चीजें आपको याद हो जाती हैं तो आपको पढ़ाई में सरलता लगेगा और लगेगा कि हम कुछ याद हो रहा है। दूसरा तरीका तो उस व्यक्ति के मन में ही आया। पहला तरीका तो आया कि स्वयं किताब उठाऊं, मूलभूत किताबें उठाऊं और उसको पढ़ता चला जाऊं, एक चैप्टर खत्म करूं, दूसरा चैप्टर खत्म करूं, तीसरा उसी प्रकार एक सब्जेक्ट खत्म होगा फिर दूसरे सब्जेक्ट उठाऊं, ऐसे करते करते 1.5 साल में पूरा कोर्स करूं और इसी को बार बार पढ़ूं। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि मैं उसका नोट बना लूं और नोट बना के तब उसका अध्ययन करूं। तीसरा तरीका ये होगा कि वो विद्यार्थी सोचेगा कि मैं कहीं से गाइडेंस ले लूं, बेकार में समस्याएं
हमारे समक्ष हैं और पता नहीं क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कहां कहां से मटेरियल लाना है, क्यों ना इससे बढ़िया मैं कोचिंग कर लूं। ठीक है, तो तीसरा जो विद्यार्थी सोचेगा कि मैं कोचिंग कर लूं, अगर वो पूर्ण रूप से सक्षम है, आर्थिक रूप से सक्षम है, तो वो क्या करता है, कोई कोचिंग कर लेता है। तीन ही समस्याएं पढ़ाई प्रारंभ करने के पहले, या तीन समस्याएं मत कहिए, तीन प्रश्न उस विद्यार्थी के समक्ष पैदा होता है। पहला कि मैं स्वयं किताब उठाऊं, उससे पढ़ना प्रारंभ कर दूं। दूसरा, मैं पहले किताबों से मिलाकर नोट्स बना लूं सारे विषय के, चाहे वो जीएस का हो चाहे सब्जेक्ट का हो, और तब मैं उसको प्रारंभ करना पढ़ाई शुरू करूं। और तीसरा है कि मैं कहीं से कोचिंग या गाइडेंस ले लूं। अब इन तीनों निर्णयों के बारे में जो एक आम विद्यार्थी के मन में आता है पढ़ाई प्रारंभ करने से पहले, इन तीनों समस्याओं में एक एक समस्या पे हम लोग बात करेंगे और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सर्वथा उचित निर्णय क्या होगा। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि आईएएस बनना एक निर्णय का विषय है। डिसीजन मेकिंग फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट इज मस्ट। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी के मन में निर्णय लेने की क्षमता बहुत तेजी से होनी चाहिए। इसीलिए सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट में देखिए निर्णयन एक चैप्टर ही है, ठीक है ना। तो निर्णय लेने की क्षमता जो है एक व्यक्ति को कलेक्टर बनाती है। अब इन्हीं तीन विकल्प आपके पास मौजूद हैं पढ़ाई प्रारंभ करने के पहले। इन तीनों विकल्पों में से हमको देखना पड़ेगा सर्वथा उचित विकल्प कौन है, और एक नए परीक्षार्थी के लिए, एक नए विद्यार्थी के लिए, एक नए अभ्यर्थी के लिए जो सिविल सेवा की तैयारी का स्वप्न लेकर, कलेक्टर बनने का स्वप्न लेकर आया है, कैसे उसके इन तीनों समस्या निर्णयों में से किस निर्णय का चुनाव करना है, आज मैं उसी के बारे में यहां बताऊंगा। और अंत में हम लोग एक डिसीजन पर पहुंचेंगे, क्योंकि निर्णय तो एक कलेक्टर को लेना ही लेना है। दिन भर में एक कलेक्टर हजारों निर्णय लेता है, तो जाहिर सी बात है हम लोग को वहां तक पहुंचना है। अब आइए हम लोग क्या करेंगे। देखिए, कोई इसमें हमें बनावटी लेक्चर नहीं देना है, ठीक है ना। हमें उसी तरीके से यहां सब निर्णयों के बारे में सोचना है जैसे एक आम परीक्षार्थी सोचता है, जैसे एक आम परीक्षार्थी निर्णय लेता है, ठीक है ना। बिल्कुल हमें उसी शब्दों में बात करना है, यानी आपके स्तर पर उतरकर आप ही की भाषा में हमको यहां बात करनी है, और उसी को हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, आइए एक एक विकल्प के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग लास्ट विकल्प से बात करते हैं, कोचिंग से पढ़ाई प्रारंभ करना। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके पास धन है, बल है, पैसा है, या उनको लगता है कि मैं अगर पहली बार तैयारी शुरू करूंगा बहुत तेजी से, तो मेरे पास जाहिर सी बात है पैसा, पता नहीं इतना पैसा तो है मेरे पास, लेकिन मैं सक्षम नहीं हो पा रहा हूं कि स्वयं पढ़ूं। तो ऐसा विद्यार्थी ये सोचने लगता है कि क्यों ना मैं कहीं से चल के कोचिंग कर लूं। अब हम लोग को ये देखना है कि एक नए विद्यार्थी के लिए तत्काल कोचिंग करने का निर्णय सही है या गलत है, हमको इस पे विचार करना है। क्योंकि इसमें बताने की जरूरत नहीं कि जितने लड़के कोचिंग करने जाते हैं, नए बच्चों की बात मैं कर रहा हूं, उससे ज्यादा हर साल वापस लौट कर आते। और समस्या ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सब लौट के आते। देखिए, कोई भी बात यहां अतिवादी नहीं करना है हम लोग को। हमने बताया ना, जैसे एक सामान्य विद्यार्थी सोचता है उसी तरीके से हमको बात करना है। सपोज करिए आप एक नए विद्यार्थी हैं, आपके पास पैसा है और अभी आप कुछ नहीं जान रहे हैं, आप चले गए एक बड़ी कोचिंग में आपने। अच्छा, सबसे पहले हम ये जानें कि कोचिंग लेने का निर्णय कब सही हो सकता है। देखिए कोचिंग लेने का निर्णय, मान लीजिए कि आपके अगल बगल, घर के अगल बगल ही कोचिंग है, आपको ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना है, आपको ज्यादा समय भी नहीं खर्च करना है, ठीक है ना। तो आप अपने अगल बगल कोचिंग ले सकते हैं। अगर आप जिस शहर में रह रहे हैं उसी शहर में अगर कोई बढ़िया गाइडेंस मौजूद है, या बढ़िया आपके पास समय भी उसमें नहीं लगने वाला है, तब तो आप ले लीजिए कोचिंग। भाई जाहिर सी बात है, कोचिंग वाला आपको कुछ नहीं कुछ आपसे ज्यादा तो बताएगा ही बताएगा। लेकिन यदि आप बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं और आपको कहीं दूर जाकर लेना, जैसे दिल्ली जाकर लेना है,
मान लीजिए आप बिहार के विद्यार्थी हैं, यूपी के विद्यार्थी हैं, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के विद्यार्थी हैं, या आप दक्षिण में किसी छोटे से गांव में रह रहे हैं और आपको दिल्ली आकर, आप बिल्कुल नए परीक्षार्थी हैं और आप दिल्ली आकर आपको कोचिंग लेना है, तो जाहिर सी बात है लाखों रुपए खर्च होने वाला है और आपका साल, 1.5 साल, 2 साल समय भी जाने वाला है। और आप बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं, तो आप बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं और आप सैकड़ों बच्चों के बीच में डायरेक्ट आप एडमिशन ले रहे हैं और टीचर जो है हाई क्वालिटी का पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दे रहा है। तो एक नया विद्यार्थी अभी सही से सिलेबस नहीं जान पा रहा है, उसमें से देखिए एक चीज मैं बताऊं, भले मेरी बात यहां किसी को विश्वास हो ना हो, भले मेरी बात किसी को बुरा भी लग रहा हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कोचिंग क्लास में बिल्कुल नया परीक्षार्थी जो बैठता है उसमें बहुत से विद्यार्थी ये समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि विद्यार्थी गलत है या गड़बड़ है या वो कमजोर हैं। अरे भाई, आप अचानक से किसी से कह देंगे कि सीधे एवरेस्ट पर चढ़ जाए तो कैसे हो पाएगा? भले वो कितना भी साहसी हो, कितना भी ताकतवर हो, वो धीरे धीरे एक एक पगना एवरेस्ट पे। भाई कहीं कितने भी ऊंचाई पे आपको चलना है, शुरुआत तो पहले से ही नहीं होगा कि सीधे आप टॉप पर पहुंच जाएंगे। और किसी अचानक बहुत बड़े कोचिंग में पहुंचकर आपने लाखों रुपए खर्च कर दिया। भाई, मैं बहुत विद्यार्थी मेरे पढ़े हैं जो ये कहते हैं कि अचानक से मैंने कोचिंग ले लिया और लाखों रुपया सर खर्चा हो गया यहां पर आके। उसके बाद मैंने छोटे छोटे जगहों से अपने अध्ययन शुरू किया पढ़ के, तब जाके आपको समझ में आ रहा, अचानक से कोचिंग ले लिया, कुछ समझ ही नहीं आया, पैसा भी गया और समय भी गया। तो अगर आप बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं, मैं बिल्कुल सामान्य सी बात बता रहा हूं, कोई विशेष बात नहीं है। अगर आप बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, आपके पास आर्थिक स्थिति चाहे मजबूत हो चाहे कमजोर हो, अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं और दिल्ली जाकर लाखों रुपए खर्च करके पैसा तैयारी करना है और 150-200 वर्ष आपको लगने वाला है, तो उस समय आप थोड़ी सा रुक जाइए। थोड़ी सा रुक जाइए मतलब क्या? अभी आप तत्काल बाहर जाकर तैयारी करने का या दिल्ली जाकर तैयारी करने का निर्णय मत लीजिए। अभी आप घर बैठिए, सिलेबस के अनुसार अपने बैठ के पहले तैयारी करें। जानते हैं, अपने बैठ के जब आप तैयारी करेंगे और उसके बाद अगर आप कोचिंग कहीं लेंगे जाकर, तो आपको अपनी कमी जानकारी में रहेगी कि हमारे अंदर क्या कमी है, मैं क्या नहीं समझ पाया। तो उस समय आप कोचिंग में जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उस समय आप 2 साल खर्चा करेंगे या 2 लाख 4 लाख खर्चा करेंगे तो उसका असली लाभ मिलेगा, क्योंकि आप सब कुछ जानकर बैठ रहे हैं। तो एक नया विद्यार्थी जो बहुत दूर दराज के इलाके में रह रहा है और जिसके पास मान लीजिए बहुत धन भी नहीं है, मान लीजिए धन है भी, और वो अभी तैयारी शुरू करते ही पढ़ाई का प्रारंभ जाके किसी कोचिंग में कर ले रहा लाखों रुपए खर्च करके, तो निश्चित ही उसके लिए यह निर्णय कहीं ना कहीं हो सकता है पछतावे वाला हो जाए। मान लीजिए बहुतों के लिए पछतावा नहीं होता। देखिए, एक कॉमन बात की यहां बात कर रहा हूं, एक्सेप्शनल बात, अपवाद नहीं चल रहा है यहां पे। अपवाद के बारे में नहीं बता रहा हूं। बहुत लोग को फायदा मिल ही जाता है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं वहां पे। लेकिन एक आम भाषा में अगर बात किया जाए तो ज्यादातर लड़के, नए नए विद्यार्थी जो अभी सिलेबस के बारे में भी सही नहीं जान रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में सही नहीं जान रहे हैं, वो अगर अचानक से कोचिंग ले रहे हैं, लाखों रुपया खर्च कर ले रहे हैं, तो निश्चित ही उनको पछताना पड़ेगा, निश्चित ही। एक्सेप्शनल को छोड़ दिया जाए, अगर अपवाद को छोड़ दिया जाए, तो निश्चित ही उनको अचानक से जाकर कहीं बिना जाने बूझे तैयार करना। ऐसे परीक्षार्थियों को चाहिए कि साल 6 महीना वो अपने वहां समय दें, विषय को आसानी से समझें, एक एक बिंदु समझें, सिलेबस को समझें, कम से कम 1-2 बार वो अपने घर पर बैठकर पूरे विषय सिलेबस को दोहरा लें, बढ़िया से पढ़ लें, और तब वो जाएंगे तो निश्चित ही फायदा होगा। तो एक ऐसा विद्यार्थी जो नया है, दूर दराज के इलाके में रह रहा है, पैसा है या नहीं है, ऐसा विद्यार्थी निश्चित ही उसको कुछ दिन रुक जाना चाहिए, घर पर ही अपने अध्ययन करना चाहिए और अपने कमी और अधिकता को जान लेना चाहिए। और सब कुछ जानने के बाद वो अगर कहीं बाहर जाकर कोचिंग करता है तो लाभ मिलेगा, लेकिन अगर अचानक से जाकर वह
लाभ सोच रहा है। हाँ, अगर अपने अगल बगल ही मिल जा रहा है, घर के पास ही मिल जा रहा है, या कुछ दूरी पर मिल जा रहा है, जहां ज्यादा धन भी नहीं लग रहा है, जहां ज्यादा, तो वो ले सकता है गाइडेंस, या कोई आपका सीनियर आपको मदद करे तो वो बिल्कुल ले सकता है। लेकिन आप अचानक से लाखों रुपए खर्च कर दे रहे हैं, वर्षों खर्च करने जा रहे हैं, और अभी आपको जान नहीं रहे बाहर जाकर, तो वो थोड़ी सा समस्या का कारण बन सकता है। मेरे अनुसार से अपने स्वभाव में वैसे आपका जो भी इच्छा करे वो करें, क्योंकि एक परीक्षार्थी अनुभव से ज्यादा वो अपने जोश से ज्यादा सीखता है। हालांकि उसको अनुभव से सीखना चाहिए, लेकिन वो अपने जोश में इतना रहता है कि उसको लगता है कि सामने वाला गलत ही कर रहा है। तो मेरे अनुसार से ऐसे विद्यार्थी को थोड़ी घर पर रुक जाना चाहिए, कुछ समय अपने अध्ययन को देना चाहिए, अपने से देना चाहिए, और जब वो सब कुछ जान ले बढ़िया से, तब उसको पता चल जाएगा कि मेरी कमी क्या है, और कोचिंग में जाकर उस कमी को दूर करेगा और सफलता प्राप्त कर लेगा। तो पहला निर्णय मैंने आपको बता दिया कि कोचिंग वाला किसी तत्काल नए परीक्षार्थी के लिए दूर जाकर लाखों रुपए खर्च करके थोड़ा सा अच्छा निर्णय नहीं हो। अब आइए दूसरे निर्णय पे आते हैं। नोट बनाकर, हम नोट पहले बना लें और नोट बनाकर तब उसको पढ़ना प्रारंभ करें। पढ़ने का यह दूसरा तरीका है। अब समझ लीजिए कि आपने 2 4 10 किताब जुटा लिया और सबसे लगे नोट बनाने। अगर आप डायरेक्ट नोट बनाना शुरू कर देते हैं, तो पहले तो आपने विषय को सही से पढ़ा नहीं है। तो जब आपने विषय को सही से नहीं पढ़ा है और आप नोट बना रहे हैं, तो हो सकता है इधर से उधर हो जाए, क्योंकि अगर एक बार आपने विषय को पढ़ लिया होता तो आप जानते, लेकिन आप डायरेक्ट पहले नोट्स बना ले रहे हैं, उसके बाद पढ़ने जा रहे हैं, तो हो सकता है बहुत चीजें आप न समझ पा रहे हो, क्योंकि आप पूरे विषय को पढ़े रहेंगे। पढ़कर नोट बनाना ज्यादा अच्छा होगा ना, कि बिना पढ़े ही आप नोट बना रहे हैं, तो उसके बाद पढ़ाई प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही रण कौशल जिस बच्चे में होगा, जिस बच्चे की बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा होगी, या नोट बनाने की कला उसके अंदर होगी, तभी मैं नोट बनाने का तरीका भी बताऊंगा। मैंने कहा ना, मैं एक एक चीज का वर्णन करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्रमबद्ध रूप से चलेंगे। तो अब नोट बनाने वाला तरीका क्या है? तो नोट बनाने तरीका क्या? डायरेक्ट आप नोट बनाने पढ़ने, बहुत लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है, क्योंकि जब आप नोट बनाते हैं तो बहुत चीजें आपको याद हो जाती है। लेकिन बहुत संभव है कि चूंकि आपने पढ़ा नहीं सही से, तो बहुत जानकारी छूट भी सकती है, या कुछ गलत जानकारी भी उसके अंदर आ सकती है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं ना है। तो जाहिर सी बात है, आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसलिए मेरे अनुसार से डायरेक्ट नोट बनाना प्रारंभ मत करें, यानी नोट बनाकर तब पढ़ाई प्रारंभ करें। यह थोड़ी सा हानिकारक भी हो सकता है, लेकिन जो एक्सपर्ट है उसके लिए तो नहीं। लेकिन जो एक्सपर्ट नहीं है, बिल्कुल नया है, तो उसको थोड़ी सा मेरे अनुसार से अध्ययन कर लेना चाहिए। 1-2 बार जम के अपने पूरे सिलेबस को दोहरा लेना चाहिए, जितना सिलेबस में है उन टॉपिकों को, चाहे वो जीएस के चारों पेपर हो, चाहे प्री के पूरा जीएस हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो, पहले एक बार बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए विधिवत 1-2 बार, और तब जब वो 2-4 किताबों से नोट बनाएगा, बढ़िया नोट तैयार हो। नोट बनाने का तरीका मैं पूरा विधिवत बताऊंगा आपको, कैसे नोट बनाना है, ये पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, बहुत विधिवत बताऊंगा। लेकिन आज वो नहीं, आज दूसरा टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेरे अनुसार से नोट बनाकर पढ़ाई प्रारंभ करना डायरेक्ट बहुत रण कौशल वाले विद्यार्थी के लिए तत्काल सही होगा। लेकिन मेरे अनुसार से एक आम विद्यार्थी को पहले सिलेबस को एक बार पूरा दोहरा लेना चाहिए, उसके बाद नोट बनाकर पढ़ाई प्रारंभ करना चाहिए। तो 2 बातों पर निर्णय हम लोगों ने कर लिया। अब आइए, सबसे पहला जो था कि स्वाध्याय यानी स्वयं पढ़ाई प्रारंभ करना। किसी नए परीक्षार्थी के लिए स्वयं पढ़ाई करने का तरीका जो सिलेबस में है, उसको पढ़ाई करने का तरीका जो है, वो बहुत सही निर्णय है। ठीक है ना? बहुत सही निर्णय है कि वह स्वयं मूलभूत किताबें उठाए, जो भी मूलभूत किताब है, या कहीं से आपने कोई कोचिंग का रेडीमेड मटेरियल लिया हो। मेरे हिसाब से किताब बेस्ट है। किताब, मूलभूत किताबें जो हैं, आप जान रहे हैं, यहां से किसी किताब, देखिए मैंने बताया आपको, चाहे वो छोटी से छोटी किताब हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी किताब हो, उस किताब की महत्ता इस बात में है कि वो आपके समस्या का समाधान कर दे। इस बात में नहीं है कि वो नामी किताब है, इस बात में नहीं कि किसी बहुत बड़े लेखक ने लिखा है, या इस बात में नहीं किसी बहुत बड़े शिक्षक ने लिखा है। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला भी कई बार हिसाब हो जाता है।
कि बहुत बड़े टीचर लिखे हैं, बहुत बड़े विद्वान लिखे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। छोटे से छोटे राइटर ने किताब लिखा हो और आपके सारे समस्या का वो हल कर दे, बेस्ट बुक है। आप मूलभूत किताबें उठाइए, स्वयं तैयार प्रारंभ कर दीजिए पढ़ना। पहले एक चैप्टर पढ़िए, पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा अपने लेक्चर में कैसे पढ़ाई करना है। एक चैप्टर पढ़िए, दूसरा चैप्टर पढ़िए, तीसरा चैप्टर पढ़िए, चौथा चैप्टर पढ़िए, पढ़ते चले जाइए। फिर एक सब्जेक्ट को पूरा करिए, दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, एक को पूरा कर लीजिए तभी दूसरा उठाइए। दिमाग को बहुत डाइवर्ट मत करिए। देखिए, समय आपको नया नया पढ़ाई शुरू करें तो आपको समस्या लगेगा कि बहुत ज्यादा समय जा रहा, कोई समस्या नहीं है। एक बात हमेशा याद करिए कि आप अपना भाग्य बनाने जा रहे हैं, किस्मत बनाने जा रहे हैं, और एक प्रकार से आपका अस्तित्व इसी पर निर्भर है। और जब बात अपने भाग्य और अस्तित्व की आ जाए तो उस समय बहुत सोचना नहीं चाहिए। उस समय यह नहीं सोचना चाहिए कितना समय जा रहा है, बल्कि इसको सोचना चाहिए कि यह हमारा एक निवेश है। सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के दौरान आपका हर कदम सफलता की ओर जाता है और आपको हर कदम को यह सोच कर ही रखना है कि मैं सफलता की ओर आज एक कदम बढ़ाया। मत भूलिए, संघर्षों में एक कदम भी आगे बढ़ना 1000 कदम के बराबर होता है। और जब आप संघर्ष में आगे बढ़ते जाएंगे तो एक असीम शक्ति का संचार आपके अंदर होता जाएगा। आपको लगेगा कि मैं इन संघर्षों से जूझकर एक ना एक दिन जरूर सफल होऊंगा। इसलिए यह मत सोचिए कि हमारे कितना समय जा रहा है, कितना दिन जा रहा है, कितना घंटा जा रहा है, कितना मिनट जा रहा है, या एक दिन में एक पन्ना हो पाए, ये सब मत सोचिए। अरे जब जीवन उसी के लिए आप लगा रहे हैं, जब अपना पूरा अस्तित्व उसी में झोंक रहे हैं, तो यह सोचने की क्या जरूरत है घंटा मिनट सेकंड जा रहा है। जहां दौड़ आने वाला है आपका, वहां मिनटों और घंटों के बारे में मत सोचिए। आप समय लगने दीजिए। यह समय लगना समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि एक उचित निवेश है जो एक ना एक दिन आपको फल देगा। याद रखिए कि जितना ही आप धैर्य रखेंगे, जितना ही धैर्य रखकर तैयारी करेंगे, उतना ही आप सफलता की ओर जाएंगे। काम उसी दिन पूरा होगा जिस दिन समय आएगा। इसीलिए कहा भी गया है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। अरे आप समय दीजिए, निवेश लगाइए, ये मत सोचिए कितना समय लग रहा है। इसलिए आप शुरू करिए, पढ़ना प्रारंभ करिए। आप ऐसे मत पढ़िए, आप लर्निंग करिए ना। लर्निंग सीखने का प्रक्रिया है ये। सीखना, फिर उसके बाद पढ़ना, फिर पढ़ने के बाद अध्ययन करना, 3 प्रक्रिया, तीनों में बताने जा रहा हूं आपको। बताइए, एक बच्चा जो है उससे कहा जाता है ये गाय है, तो क्या वो पढ़ रहा है? वो पहले सीख रहा कि हाँ ये 4 पाय वाला गाय है, ये भैंस है, ये बैल है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। आपको लग रहा होगा सर बिल्कुल जीरो से हम लोग, अरे बिल्कुल जीरो शुरू करिए ना। आप भूल जाइए अपना आप क्या थे। सिविल सेवा की परीक्षा में अगर सफलता पाना है तो एक सूत्र हमारा याद रखिए, मिटा दो अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहो। मिटा दो अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहो कि दाना खाक में ही मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दो अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहो कि दाना खाक में ही मिलकर गुले गुलजार होता है। अरे पहले खाक में मिल जाइए, अपने आप गुले गुलजार हो जाएगा। ये मत सोचिए घंटा मिनट सेकंड जा रहा है। इसलिए बिल्कुल लर्निंग शुरू से शुरू करिए। सीखने की पहले लर्निंग की प्रक्रिया शुरू करिए। लर्निंग के बाद आप पढ़ना शुरू करिए। पढ़ने के बाद फिर अध्ययन शुरू करिए। मैं बताने वाला हूं कि इन तीनों में क्या अंतर है। बहुत बच्चे ये नहीं समझ पा रहे कि हमको सीखना है, फिर वो समझ पाते हैं कि हमको पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर अध्ययन करना है। इन 3 प्रक्रियाओं से होकर ही आपको हो पाएगा। इसलिए किताब उठाइए, मूलभूत किताबें उठाइए, एक एक चैप्टर पढ़ना शुरू करिए। जैसे कहानी का किताब पहले कॉमिक्स होता था, वैसे कॉमिक्स की तरह आपको पढ़ना है। आप देखिएगा कि जब आप पूरे तन मन को लगाकर आप पढ़ना शुरू करेंगे, स्वाध्याय शुरू करेंगे ना, वास्तव में स्वाध्याय का कोई विकल्प नहीं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिविल सेवा में आपको नहीं कोई कुछ कराएगा, जो भी कुछ करना है आप ही करना। सबसे बड़े मित्र अपने आप ही हैं आपके। आपका सबसे बड़ा मित्र स्वयं आप हैं, ठीक है ना। और आप ही को आप स्वयं आगे निकलना है। सारा कुछ आपको करना है। हम केवल आपको मार्ग दिखा पाएंगे। कोई शिक्षक आपको मार्ग दिखा पाएगा, माता पिता आपको मार्ग दिखाएंगे, चलना आपको है।
तुझे स्वयं को चलना तो स्वयं प्रयास करिए ना। पहले आप स्वयं मूलभूत जैसे बच्चा सीखता है उसे सीखना शुरू करिए, उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करिए, उसके बाद फिर उसका अध्ययन शुरू करिए। किताब उठाइए, मूलभूत सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस से इधर नहीं होना, सिलेबस देख लीजिए। किसी के कहने मत जाइए कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ऐसे पढ़ना वैसे कुछ मत करिए। जैसा आप सोच रहे हैं वो बेस्ट है, जो भाव आपके मन में उठ रहा वो दी बेस्ट, उसमें किसी से मत सुनिए। आप बहुत ताकतवर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। मैं जानता हूं हम लोग क्या करते हैं विद्यार्थियों को, अगर 1.5 घंटे का लेक्चर है तो 10-5 में उनके एनर्जी लेवल को हाई, मैं जानता हूं उनके अंदर बहुत एनर्जी है, हमें बस जगाना है उनको। और बहुत लड़के कहते हैं कि सर आपकी बात कानों में सुनाई देता है हम लोग को एग्जामिनेशन हॉल में, बहुत लड़के जो सेलेक्ट हो गए ये बताते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये जान के चलें कि आपके अंदर स्वयं ताकत है, स्वाध्याय का कोई विकल्प नहीं। किताब उठाइए, सिलेबस में वर्णित एक एक टॉपिक को क्रमबद्ध होकर पढ़ते चले जाइए। एक सब्जेक्ट पूरा करिए, दूसरा सब्जेक्ट पूरा करिए, तीसरा सब्जेक्ट पूरा करिए। अगर इसके बाद पूरा करने के बाद समय मिलता है दोहरा लीजिए। आप कोई पहले विद्यार्थी नहीं जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप कोई पहले परीक्षार्थी नहीं है जो इन बाधाओं को पार करने जा रहे हैं, आप कोई पहले परीक्षार्थी नहीं है जिनके समस्याएं विकराल रूप में खड़ी हुई हैं। जिन समस्याओं को आप झेलने जा रहे हैं हजारों लाखों लोग उसको झेल कर निकल गए, उससे पार गए हैं सिविल सेवक परीक्षा से। आप कोई पहले परीक्षार्थी नहीं है, ठीक है ना। ये सोचकर मत आइए कि ये समस्याएं केवल ईश्वर ने आपके लिए खड़ा किया है। ये मत सोचकर आइए कि ये समस्याएं परिस्थितियां आपके लिए खड़ा की हैं। अरे ये सबके लिए परिस्थितियां यही थी, सबके लिए यही बाधाएं थी। इन बाधाओं को जो पार करिए वो बाहर हो, वो सेलेक्ट हो गए। इसको आप पार करिए, कोई पार कराने नहीं आएगा, ठीक है ना। हम लोग केवल मार्ग दिखा देंगे, मार्ग पर आपको चलना है। तो आज हो गया इस बात का क्लियरेंस कि एक नया परीक्षार्थी जिसके पास कोई सहयोग नहीं है, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है ना, धन है ना है उससे मतलब नहीं है, संकल्प के आगे सब चीज सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो ऐसे परीक्षार्थी को किताब उठाना चाहिए, मूलभूत किताबें उठानी चाहिए, एक एक लाइन बाय लाइन सीखते चले जाना चाहिए, फिर पढ़ते चले जाना चाहिए, फिर अंत में अध्ययन करके पूरे कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए। खत्म नहीं करना है, कंप्लीट करना है। खत्म नहीं करना सिलेबस मैंने खत्म किया, हमेशा इस शब्द को कहिए मैंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया, ठीक है। तो आज इस समस्या का निर्णय ये लगा कि आप स्वाध्याय शुरू करिए, अपने पढ़ाई का प्रारंभ स्वाध्याय से करिए, मूलभूत किताबें उठाइए और स्वयं अध्ययन करना प्रारंभ करिए, ठीक है। एक नए लेक्चर में मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।